नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं रोज की तरह कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। देखते रह जाएंगे राहुल, नेहरू से आगे निकलेंगे मोदी, संघ का सॉलिड प्लान आ गया है। बीजेपी के कमबैक के लिए आरएसएस का मेगा प्लान, इंडी गठबंधन के होश उड़ने वाले हैं। यूपी में ऑपरेशन भेड़िया का फाइनल राउंड क्या बड़ा होने वाला है, अब वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है। किसने कह दिया बाबा बागेश्वर नीम करोली बाबा के अवतार हैं। वो बच्चा जिसने बागेश्वर बाबा के दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और भारत काटकर पाकिस्तान बनवाने वाले वो 4 लोग जो तड़प तड़प कर मरे, पाकिस्तान बनवाने वाली उस चौकड़ी का चैप्टर जिसे सुनकर यकीन नहीं होगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले देखते हैं दिन भर का रिवीजन। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के बाद अब कसुमपट्टी में बनी मस्जिद के विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आज कसुमपट्टी मस्जिद के बाहर लोग जमा हुए और प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने सरकारी जमीन पर वक्फ के कब्जे का आरोप लगाते हुए अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की। वहीं राजस्व विभाग का दस्तावेज भी सामने आया है जिसमें कसुमपट्टी मस्जिद का जिक्र है, लेकिन शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर का दावा है कि गलत तरीके से सरकारी दस्तावेजों में नाम दर्ज कराया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनके पूर्व मंत्री और सीमापुरी से मौजूदा विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। राजेंद्र पाल हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी के कारण चर्चा में रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने अरविंद केजरीवाल के नाम खुला खत भी लिखा जिसमें उन्होंने पार्टी से निराशा जाहिर की। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी के अधिकारियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर रेड मारी। ईडी ने संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। वहीं आज संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष की अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी को डिलीट करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गैंगस्टर मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत गरमाती जा रही है। आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगेश यादव के घर वालों से मिलने के लिए जौनपुर पहुंचा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि मंगेश यादव की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है, इसलिए पुलिस वालों पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जाति देखकर मंगेश की जान ली गई है। एमपी के दमोह में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। उफनते नाले को पार करने के दौरान बाइक सवार 2 लोग सैलाब में बह गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाल लिया। इस घटना से भी लोगों ने सबक नहीं लिया और उफनते नाले को अनदेखा कर लोग सैलाब से गुजरते हुए नजर आए। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बीच रिहायशी इलाकों में मगरमच्छों के पहुंचने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। काला घोड़ा ब्रिज पर एक और मगरमच्छ को देखा गया। 9 फीट लंबे मगरमच्छ के ब्रिज पर पहुंचने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। दरअसल विश्वामित्री नदी में करीब 500 मगरमच्छ हैं जो बाढ़ के साथ शहरी इलाके में पहुंच रहे हैं। अभी तक वडोदरा शहर से 55 मगरमच्छों का रेस्क्यू किया गया है। यूपी के बरेली में डेला पीर फल मंडी में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 24 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग तब भड़क उठी जब दुकानों में रखी इन्वर्टर की बैटरी और सिलेंडरों में ब्लास्ट होने लगे। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने की वजह से आग फैलती चली गई। वहीं फल मंडी में आग बुझाने के इंतजाम भी नहीं थे। मंडी के ओवरहेड टैंक का मोटर 1.5 साल से खराब है, जिसकी वजह से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को पानी नहीं मिला। यूपी के मुरादाबाद में हाईवे पर चलती कार में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी। गनीमत रही कि कार के ड्राइवर ने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। बीच सड़क पर जलती कार में धमाका भी हुआ। इस दौरान कई गाड़ियां आसपास से गुजरती रहीं। वहीं कई लोग जलती हुई कार का वीडियो बनाते हुए भी नजर आए।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने सर्चिंग के दौरान 6 प्रेशर कुकर बम बरामद किए, जिन्हें बीडीएस की टीम ने जंगल में डिफ्यूज किया। बताया जा रहा कि नक्सलियों ने जवानों और आम लोगों को टारगेट करने के लिए बम लगाए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते बम को डिफ्यूज कर दिया। और दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास। और पाठशाला में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट फाइनल हो गई है। पहलवान विनेश फोगाट चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। विनेश फोगाट की सियासी पारी पर इस बीच साक्षी मलिक का भी बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने विनेश फोगाट को नसीहत दे दी है। साक्षी मलिक ने कहा है कि मुझे भी ऑफर मिले थे लेकिन स्वीकारा नहीं, हमें कहीं ना कहीं त्याग करना चाहिए। यानी इस पूरे मामले में अब हरियाणा में चुनावों के बीच सियासत तेज हो गई है। विनेश फोगाट, जिनके मेडल न मिलने को नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा था और वहां पर तमाम सियासत हुई, सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा मचा, और अब विनेश फोगाट जब कांग्रेस में शामिल हुई हैं, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच साक्षी मलिक का उन्हें नसीहत देना कि मुझे भी ऑफर मिला था लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, हमें कहीं ना कहीं त्याग करना चाहिए। ये पूरा मामला हरियाणा चुनाव में बड़ा जोर पकड़ने वाला है और इसको लेकर सियासत गंभीर होने वाली है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हरियाणा चुनाव में, पब्लिक क्या कह रही है, क्या सियासत चल रही है, इस बड़ी खबर पर एक रिपोर्ट देखिए। अब मैं विनेश नाना करते सियासी दंगल में आ गए पहलवान। पीछे छूटा आंदोलन, अब होगा सियासी दंगल। विनेश बजरंग की राजनीति साक्षी को पसंद नहीं आई। दंगल लड़ते लड़ते विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब कांग्रेस के अखाड़े में जा पहुंचे हैं। महिला शोषण के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बनने वाले दोनों खिलाड़ी कांग्रेस का चेहरा बन गए। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। अब राजनीति में आ गए हैं तो कुश्ती में महिला शोषण के खिलाफ शुरू किया आंदोलन पीछे छूट जाएगा। आंदोलन के साथ ही छूट जाएंगे। आंदोलन के बहाने राजनीति करने का ठप्पा लग जाएगा। शायद इसी वजह से पहलवान साक्षी मलिक नाराज हो गई हैं। साक्षी मलिक वो चेहरा है जिन्होंने विनेश और बजरंग के साथ मिलकर ब्रिजभूषण के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ी है। साक्षी मलिक को डर है कि कहीं उनके आंदोलन पर सियासत का टैग न लग जाए, इसलिए साक्षी कह रही हैं कि ऑफर तो उन्हें भी बहुत आए थे। मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। सोचिए, जब विनेश और बजरंग की पुरानी साथी रही साक्षी मलिक सवाल उठा रही हैं, तो फिर उन लोगों का मुंह तो अपने आप खुलेगा जो शुरू से ब्रिजभूषण का बचाव कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रदर्शनकारी पहलवानों के आरोपों के पीछे राजनीति है। ब्रिजभूषण भी यही कह रहे हैं कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, उन्हें फंसाया गया। हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था।
बोलने की क्या जरूरत है। यूपी के कार्यक्रम में बृजभूषण ने ये बयान दिया। इस दौरान वो कई बार भावुक हो गए, मंच पर कई बार आंसू पोंछते नजर आए। दोनों खिलाड़ियों पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस ज्वाइन करने की टाइमिंग भी दिखा रहे हैं। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। जाहिर है कि शामिल होने से पहले ही टिकट मिलने, चुनाव लड़ने की डील हो गई होगी। सवाल उठ रहे हैं, इसलिए विनेश बैकफुट पर दिख रही है। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ियों के प्रति लोगों की इमेज अलग होती है और नेता के प्रति अलग। अब जब दोनों खिलाड़ी नेता बन गए हैं तो जनता भी इन्हें उसी नजर से देखेगी। कांग्रेस ज्वाइन करते ही दोनों खिलाड़ी नेता के रूप में आ गए। बजरंग पूनिया और विनेश ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। विनेश और बजरंग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी ने भी दोनों स्टार खिलाड़ी होने का लिहाज छोड़ दिया है, क्योंकि अब तो खुली लड़ाई है। एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हां, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं ना कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हां, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है। इस सियासी वार पलटवार में सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस है। उसकी तो एक तरह से लॉटरी लग गई है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव किसान आंदोलन और दिल्ली में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद हो रहे हैं। किसान आंदोलन में भी हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और महिला पहलवानों के प्रदर्शन में भी ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से थे। दोनों खिलाड़ियों के बहाने कांग्रेस चुनाव में बीजेपी को महिला सुरक्षा, किसान आंदोलन और अग्निवीर के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर चुकी है। They fought for the Kisan of this country. You can witness that. When Kisan agitation happened, they are there with the Kisans. They fought for Agniveer. When they are in great difficulties, this is the social commitment of these great players. कांग्रेस आत्मविश्वास जता रही है तो बीजेपी भी पीछे नहीं। उसके दोनों नेता खिलाड़ियों की ज्वाइनिंग को ज्यादा भाव नहीं दे रही हैं। नहीं, कोई किसी में शामिल हो, हमें उसमें हमने क्या लेना है। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई इसमें। उधर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई तो एक बुरी खबर। अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने खुलकर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम मानते हैं हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। ये क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं।
दरअसल अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि जैसे वो यूपी में कांग्रेस का जनाधार न होते हुए भी उसे उपचुनाव में कुछ सीटें देगी, वैसे ही कांग्रेस को हरियाणा में सपा के लिए करना चाहिए था। लेकिन अखिलेश को झटका तब लग गया जब राहुल गांधी ने केजरीवाल के साथ गठबंधन पर जोर दिया और उन्हें पूछा तक नहीं। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस ऐसा कॉन्फिडेंस तो दिखा रही है जैसे वो आसानी से बीजेपी को हरा देगी, लेकिन पार्टी को केजरीवाल का साथ लेना पड़ रहा है, स्टार खिलाड़ियों को उतारना पड़ रहा है। ये चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कॉन्फिडेंस तो राहुल गांधी का हिला हुआ है। कैसे देखते रह जाएंगे राहुल और नेहरू को पीछे छोड़ेंगे मोदी? आरएसएस संघ का सॉलिड प्लान क्या है? बीजेपी के कमबैक के लिए आरएसएस का मेगा प्लान क्या इंडी के होश उड़ाने वाला है? अब इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इंडी गठबंधन ये नैरेटिव सेट करने में लगा है कि बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी का असर लोकसभा में बीजेपी के प्रदर्शन पर दिखाई दिया। 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच केरल में संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में एक मेगा प्लान तैयार हुआ है। यह ऐसा सॉलिड प्लान है जिससे इंडी गठबंधन के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन तो यह मान के बैठा है कि नरेंद्र मोदी 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे और अगर 5 साल सरकार चल गई तो 2029 में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बॉस, इंडी गठबंधन ना तो नरेंद्र मोदी को समझ पाया है, ना ही वो आरएसएस को समझ पाया है, क्योंकि इंडी गठबंधन जो सोचता है उससे 100 कदम आगे नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों रहते हैं। संघ ने तो 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और यह ऐसी तैयारी है जिससे चौथी बार मोदी सरकार का बनाने का ग्राउंड वर्क अभी से शुरू हो जाएगा। यह बहुत बड़ा प्लान है। यह कैसे होगा, आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए एक एक डिटेल बताता हूं। पीएम मोदी और संघ की जोड़ी ने बनाया मेगा प्लान। मोदी और संघ का प्लान 2029, इंडी का गेम ओवर। राहुल इंडी देखते रह जाएंगे, मोदी 2029 भी ले जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें कम हुई तो बीजेपी का आम कार्यकर्ता पैनिक मोड में आ गया था, लेकिन संघ तब भी संयमित था और आगे की प्लानिंग में जुट गया। हिंदुत्व की विचारधारा के साथ संघ ने अब मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ काम करना शुरू कर दिया है और ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे इंडी गठबंधन के होश उड़ जाएंगे। राहुल गांधी देखते रह जाएंगे और पीएम मोदी नेहरू तक को पीछे छोड़ देंगे। संघ का यह प्लान क्या है और कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। हाल ही में केरल में संघ की समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। बैठक में भविष्य को लेकर मंथन हुआ और इसी मंथन से निकला वो प्लान जो 2029 की जमीन को तय करेगा। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक चली बैठक में संघ से जुड़े 32 संगठनों के 300 पदाधिकारी शामिल हुए थे और इसी बैठक से निकला पंच सिद्धांत, जिसे भविष्य में लागू किया जाएगा। अब ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, जरा ये भी देख लीजिए। पहला, हिंदू धर्म की सभी जातियों में पैठ बनाना, जाति जनगणना का मुद्दा। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन के जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचना। तीसरा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्दी लागू करवाना। चौथा, संघ की छत्रछाया तले काम करेगी बीजेपी। और पांचवा, संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और लगातार उस पर बात कर रहे हैं। जाति जनगणना पर बीजेपी खुलकर नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब संघ की बैठक में जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी की दुविधा खत्म हो गई। संघ ने जाति जनगणना के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि संघ इसके पक्ष में है, लेकिन इसका चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संघ के मुताबिक जातिगत जनगणना के आंकड़े संघ के पास हैं।
सरकारी डेटा का इंतजार है। जातिगत जनगणना से हिंदुओं की हर जाति तक आसानी से पहुंच सके। संघ की योजना है कि 2029 तक हिंदू धर्म मानने वाली हर जाति तक पहुंचा जाए और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी जो मुद्दा पूरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परेशान करता रहा, उस मुद्दे पर संघ ने बीजेपी की दुविधा खत्म कर दी है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो जाति जनगणना के मुद्दे पर आगे किस तरह से काम करती है। मेरा जो अनुमान है कि जातिगत जनगणना को लेकर के समाज में किसी प्रकार का टकराव ना हो, इसलिए संघ ने अपनी सैद्धांतिक सहमति उस पर दे दी है। बाकी संघ वाले जो सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, सब समाजों में एकजुटता रहे, वो तो ये कहते हैं कि जाति तो छोड़ दीजिए, धर्म भी अगर आपका अलग अलग है तो धर्म से भी अलगाव कोई नहीं होता। संघ के ग्रीन सिग्नल के बाद इंडी गठबंधन के हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा निकल जाएगा। पीएम मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसे में जाति जनगणना पर मोदी सरकार आगे बढ़ती है तो ये बड़ा कदम होगा। जाति जनगणना और हिंदू जातियों तक पहुंच बनाने के साथ ही संघ बहुत बड़े स्तर पर देश में लोगों से कनेक्ट करने जा रही है। इसके लिए कुटुंब प्रबोधन अभियान फिर से एक्टिवेट किया गया है। संघ ने 2013 में कुटुंब प्रबोधन अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के जरिए राम मंदिर के लिए 19 करोड़ हिंदू परिवारों को निमंत्रण दिया गया था। अब इस अभियान का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। संघ का टारगेट है कि देश भर में 30 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाई जाए। परिवारों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना से देश का विकास होगा। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर लोगों से कनेक्ट किया जाएगा। संघ की सारी प्लानिंग और तैयारी का लक्ष्य 2029 के लिए है। 2029 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी से काम शुरू हो चुका है। इंडी गठबंधन राज्यों के विधानसभा चुनावों में एकजुटता नहीं दिखा पा रहा है और संघ बीजेपी की सोच 5 साल आगे की है। इसी के तहत एक महत्वपूर्ण पॉइंट संघ ने तय किया है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी महिला आरक्षण को लागू कराने का टारगेट है। संघ से जुड़े 30 से ज्यादा संगठन लगातार महिलाओं के बीच काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले करीब 5.5 लाख महिलाओं से मीटिंग की गई थी। हर लोकसभा क्षेत्र से 1000 महिलाएं इन बैठकों में शामिल हुई और सभी ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी। 2029 तक अगर संसद में 33% महिला सांसद आती हैं तो नया इतिहास बन जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, 30 करोड़ लोगों तक पहुंचने का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है। जहां तक मैं समझता हूं, संघ का जो लक्ष्य है वो कोई संख्या पर लक्ष्य नहीं है। दोनों के कार्यशैली में अंतर है। संघ जो है वो सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। संघ राजनीति नहीं करता, भाजपा राजनीति करती है और वो लोगों तक पहुंचती है। जाति जनगणना, हिंदुओं की सभी जातियों तक पहुंचना और महिला आरक्षण, ये 3 मुद्दे आने वाले समय में बीजेपी के एजेंडे में दिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी एक लाइन पर चलती हुई नहीं दिख रही थी। बीजेपी में मुद्दों से भटकाव दिख रहा था, लेकिन संघ की बैठक ने सारे इफ एंड बट खत्म कर दिए और अब पूरा फोकस 2029 के लिए है, जिसके केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं। संघ ये नहीं चाहेगा कि 2014 के बाद से जो जमीन तैयार हुई है वो खिसके। पीएम मोदी हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बात करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और संघ की भविष्य की योजनाओं में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए केरल में 3 दिन तक संघ की समन्वय बैठक में ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि संघ और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। इस मुद्दे पर इसलिए विचार किया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरुआत में हम उतने सक्षम नहीं थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं, आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला था, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। बीजेपी और संघ के बीच किसी तरह का कंफ्यूजन न हो, संघ की बैठक में इस पर भी गंभीर चर्चा हुई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी और संघ में सब ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सरकार पार्टी चलाएगी और संगठन पर संघ का नियंत्रण रहेगा। बीजेपी में बहुत सारे संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक हैं। सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे, इसके लिए संघ समय समय पर सरकार को सुझाव देता रहेगा।
देखिए, मोटे तौर पर संघ और भाजपा में ना तो कोई दूरी है और ना कोई पास है। भाजपा का काम करने का एक अपना तरीका है और संघ का काम करने का अपना एक तरीका है। भाजपा में कितने ऐसे लोग हैं जो सांसद हैं, विधायक हैं, एक आध मंत्री भी इस समय हैं, जो संघ को कल तक बहुत जबरदस्त गाली देते थे, खूब गरियाते थे संघ को, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो भाजपा में है। तो भाजपा और संघ में कुछ चीज़ों को लेकर के जो सैद्धांतिक साम्य है, उस दिशा में भाजपा काम करती है। दैनंदिनी के जो कार्यक्रम हैं, डे टू डे के जो कार्यक्रम है, जो शासकीय निर्णय है, प्रशासनिक निर्णय है, उसमें संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उनका केवल जो सांस्कृतिक स्वरूप है उसमें वो सुझाव देते हैं और भाजपा उसमें मानती भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां संघ के वरिष्ठ नेता राम माधव का बीजेपी में फिर से ट्रांसफर किया गया है और बीजेपी ने राम माधव को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच पहले से अच्छे संबंध हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी के लिए रणनीति बनाने में संघ एक्टिव हो गया है और इस सारी प्लानिंग का केंद्र है 2029 लोकसभा चुनाव। अगर संघ की ये प्लानिंग कामयाब होती है तो पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल जाएंगे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कोई प्लान बना रहा है तो उसे जमीन पर भी उतारता है। आरएसएस हवा हवाई बात नहीं करता बॉस। संघ की ताकत ही यही है कि वो जमीन पर काम करता है, बिना नाम की चाह रखे काम करता है। आपको संघ के फैलाव के बारे में भी बताता हूं, जिसके जरिए संघ अपने मेगा प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। देश में हर दिन संघ की 61,000 शाखाएं लगती और संघ की करीब 21,000 साप्ताहिक बैठकें होती। संघ के 12,000 विद्या भारती स्कूल चलते हैं, जिसमें 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 27 राज्यों में गरीब बच्चों के लिए 6,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। आदिवासियों के लिए संघ के 10,480 स्कूल हैं, जिनमें 18 लाख छात्र हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए संघ देश के 323 जिलों के 52,000 गांवों में सेवा करता है। संघ के सेवा भारती के 5,000 हेल्थ केयर सेंटर हैं, जहां जरूरतमंदों की मदद की जाती है। यानी पूरे देश में संघ का फैलाव है और अपने इसी नेटवर्क के दम पर संघ ने पीएम मोदी और बीजेपी के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। संघ को फ्रंट पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि इंडी गठबंधन ने संघ के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां संघ पर बयानबाजी करते हैं, हर घटना को संघ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि यह फैक्ट है कि संघ कभी राजनीति में नहीं घुसता। संघ की भूमिका हमेशा पर्दे के पीछे रही है, क्योंकि संघ का अपना विजन है देश को लेकर और संघ उसके लिए निरंतर काम करता है। राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पाते। इंडी गठबंधन जिस तरह से संघ के बारे में झूठ फैला रहा है, उसका जवाब भी देना जरूरी है। संघ पर जो भी लोग आरोप लगाते हैं वो संघ को अच्छे से जानते ही नहीं है। आप भी देखिए संघ चीज क्या है। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है। अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। राहुल गांधी जैसे नेता हर बार राजनीति में संघ को घसीटते हैं। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन बार बार संघ पर अटैक करते हैं और अटैक चुनाव के दौरान बढ़ जाते हैं। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। नई लड़ाई जम्मू कश्मीर की है, जहां 10 साल में पहली बार चुनाव हो रहे हैं और वहां पर चुनाव का बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का है, 370 का है। देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। 370 वो मुद्दा है जो संघ का कोर इश्यू रहा है,
लेकिन कश्मीर में राहुल गांधी के सहयोगी बार बार ये खुलकर कह रहे हैं कि वो 370 को वापस लाएंगे। सर आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 335A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कानूनी लड़ाई जारी रखेगी, कांग्रेस इसमें बताइए साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर ये सवाल। सर वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए, हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। राहुल गांधी तो 370 पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो स्टेटहुड की बात करते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को फिर से दिलाएंगे। लेकिन आज इस मुद्दे की भी हवा निकल गई। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है। बीजेपी और संघ के लिए जम्मू कश्मीर की लड़ाई काफी अहम है, क्योंकि ये संघ के कोर मुद्दों से जुड़ा राज्य है और संघ ने भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसीलिए आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने राम माधव को प्रभारी बनाया। राम माधव संघ से बीजेपी में फिर से लाए गए। राम माधव को कश्मीर की रणनीति बनाने का जिम्मा मिला। राम माधव संघ के विश्वास पात्र तो है ही, साथ ही वो पीएम मोदी और अमित शाह के भी भरोसेमंद है। संघ और बीजेपी दोनों जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में इंडी गठबंधन की राजनीति मजबूत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति जैसे ही मजबूत होगी वैसे ही ऐसी ताकतें सामने आने लगेंगी जिन ताकतों को नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में बैकफुट पर डाल रखा है। इसीलिए इंडी गठबंधन के झूठ और दुष्प्रचार का जवाब देना जरूरी है और सामने आकर इनकी राजनीति को एक्सपोज करना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी में ऑपरेशन भेड़िया का फाइनल राउंड क्या बड़ा होने वाला है? अब यूपी में आदमखोर भेड़ियों की तलाश कहां तक पहुंची? योगी के शूटर क्या कर पा रहे हैं? और ऑपरेशन भेड़िया में आज क्या नया हुआ है? अब इसका चलता। यूपी में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 3 दिन से शार्प शूटर लगे हुए हैं। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इन भेड़ियों को पकड़ना है, फिर चाहे जिंदा पकड़ो या मुर्दा। आदमखोर भेड़ियों के आतंक के बीच ऑपरेशन भेड़िया का फाइनल राउंड चल रहा है और इसमें आज क्या क्या हुआ है, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। 2 आदमखोर भेड़िए, 4 शूटिंग सेक्टर और 9 शार्प शूटर। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए फुल प्रूफ प्लान पर एक्शन शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के भेजे शूटर्स की टीम आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए बहराइच के गांव का चप्पा चप्पा छान रही है। लेकिन आदमखोर भेड़िए इतने शातिर हैं कि बार बार चकमा दे रहे हैं और मौका मिलते ही बच्चों पर हमला कर रहे हैं। अब तक आदमखोर भेड़िए शार्प शूटर की रेंज में नहीं आ पाए हैं, जबकि ऑपरेशन शूट आउट के 3 दिन हो चुके हैं और पिछले 2 दिनों से शार्प शूटर को चकमा दे रहे भेड़िए ने बीती रात एक बार फिर हमला बोल दिया। वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि एक ही रात में एक ही गांव में 3 हमले किए। पहला हमला कल रात 8 बजे 8 साल के बच्चे पर हमला। दूसरा हमला आज तड़के 2 बजे 3 साल की बच्ची और उसके साथ सो रहे बुजुर्ग पर हमला। हालांकि गनीमत रही कि भेड़ियों को लगातार हमलों की वजह से गांव वाले चौकन्ने हैं, इसलिए इस बार आदमखोर भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग गए। भेड़िए के हमले में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंदर 8 बजे खेलता है, बाहर निकले रहा। कहाँ रहते? कहाँ? गोलवा में। गोलवा में? तो क्या कर रहे थे रात के 8 बजे? खेलित रहा था, गला खजीत रहा है बाहर, हम पेशाब कर रहे थे। तो आपने देखा था किसने हमला किया, सियार था या भेड़िया? रात अंधेर रहा, ना दिखाना है। आदमखोर भेड़िए के हमले लगातार जारी हैं और देर रात जो है वो यहाँ पे यादवपुरवा में एक बच्ची को जो है भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। ये बच्ची है 3 साल की मासूम बच्ची बताई जा रही है, जिसको भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है और इसे अब जो है एम्बुलेंस के जरिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। आप इनके घर के हैं बच्ची के? दादा आप पे भी अटैक किया था? हाँ, हमारा भी काटा है। अच्छा, ये कब हुआ और कैसे हुआ? ये आज 9 बजे दिन में सुबह। सुबह? हाँ, तो ये मड़ैया में था,
ये लौंडा और वो मड़ई में था लौंडा के काटे पोता के हमरे उसके बाद में हम दौड़न देखा हम लोग काट ली साहब। तो ये कौन था, भेड़िया था या कुछ और था? ये भेड़िया था भेड़िया था, ये भेड़िया था साहब। अच्छा, तो ये था बड़ा था। एक ही रात में आदमखोर भेड़ियों के 3-3 हमलों के बाद उनकी तलाश में जुटी टीमें और ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। हाईटेक ड्रोन कैमरों की मदद से आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सके, इसके लिए पूरे इलाके को 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। 28 साल पहले भी बहराइच और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक था और 130 से ज्यादा बच्चों को शिकार बना लिया था। उस वक्त लोगों में भारी गुस्सा था, जिसे देख सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया तब भी शुरू किया था। 10 खूंखार भेड़ियों को मार गिराया गया था। कुछ इसी तरह की कोशिश इस बार भी हो रही है, क्योंकि इस बार भी भेड़ियों की बड़ी दहशत है। लेकिन क्या कामयाबी पूरी तरह से मिल पाएगी? देखिए। वो कौन से शिकारी थे जिन्होंने 28 साल पहले 10 खूंखार भेड़ियों को चुन चुन कर मार गिराया था? वो कौन सी तकनीक और बंदूक थी जिसने जंगलों में छुपे आदमखोर भेड़ियों का शिकार कर दिया था? आज जंगल विभाग के पास एडवांस टेक्निक है, एक से बढ़कर एक शार्प शूटर्स हैं, ड्रोन कैमरे भी हैं, नाइट विजन वाले थर्मल स्कैनिंग सिस्टम भी। लेकिन इन सब के बाद भी भेड़ियों का झुंड बेखौफ घूम रहा है और गांव वाले सहमे हुए हैं। यूपी के बहराइच का ये इलाका 28 साल बाद फिर से आदमखोर भेड़ियों के खौफ में है। आज से ठीक 28 साल पहले भी इसी तरह भेड़ियों के एक झुंड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। तब दिन छुपते ही इलाके के लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव, गली, खेत, खलिहान सब जगह सन्नाटा फैल जाता था। भेड़ियों के इस आतंक ने यहाँ के लोगों को 28 साल पुरानी याद दिला दी। ये वो दौर था जब एक भेड़ियों का झुंड एक के बाद एक छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। ये खौफनाक घटना साल 1996 की है, जब बहराइच से लेकर प्रतापगढ़ तक और सुल्तानपुर से लेकर जौनपुर तक 60 से ज्यादा बच्चों को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया। ये वो दौर था जब बच्चे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि भेड़िए घर में घुसकर बच्चों पर हमला करते थे। हमले का पैटर्न ऐसा कि भेड़िया हर तीसरे दिन हमला करता था और हर 5वें दिन एक बच्चे की मौत हो रही थी। इसके अलावा हर हमले वाली जगह में कम से कम 13 किलोमीटर की दूरी थी। उस समय आदमखोर भेड़ियों के हमले की वजह से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। उन दिनों की याद करके यहाँ के लोग आज भी खौफ में आ जाते हैं। बहुत से लोग आज भी अंधेरे में घर से बाहर निकलने से डरते हैं। लेकिन अब 28 साल बाद एक बार फिर वही खौफ का दौर वापस लौट आया है। हाई अलर्ट पर पूरा जो है गांवों को रखा गया है और इसलिए व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों में जो खौफ पैदा हुआ है वो खत्म हो सके। देखिए किस तरह से इस गांव में हम पहुंचे हैं और ये गांव में भैया कौन सा गांव है ये? हरबख्शपुरवा है। हरबख्शपुरवा है। आप लोग गांव से हो कि विभाग से हो? हम लोग विभाग से हैं। किस विभाग से हैं आप लोग? पंचायत विभाग से। पंचायत विभाग से हैं। तो आप लोग की ड्यूटी लगाई गई है? ड्यूटी लगाई गई है। क्या करना आप लोग को? हम लोग रात भर पहरा देते हैं। अच्छा, पूरी रात? हाँ, पूरी रात पहरा देते हैं। तो अच्छा, पूरी रात आप लोग पंचायत विभाग से हैं? जी, पंचायत पहरे की जिम्मेदारी लगी है, आप लोग पहरा करना पूरी रात? हाँ जी। क्या करना आप लोग को? हम लोग को पूरे पहरा लगाना है, पूरे गांव में जागरूक करना है, किसी को बाहर नहीं लेटे देना है, देखना है कि कोई जानवर आया तो नहीं, ये सब भगाना है। भेड़ियों के खौफ में जी रहे यूपी के ये लोग मानते हैं कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना तब भी आसान नहीं था और आज भी बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में तमाम तरह की तकनीक होने के बाद भी जंगल विभाग के शार्प शूटर्स खाली हाथ हैं। ठीक इसी तरह 1990 के दशक में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इतिहास का सबसे कठिन ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई। यह ऑपरेशन लगभग 8 महीने तक चला और 4 जिलों में होते हुए जौनपुर के जंगलों में जाकर पूरा हुआ। इस दौरान वन विभाग ने 10 से ज्यादा आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया, जिसके बाद ही इस आतंक का अंत हुआ। हालांकि इन इलाकों में भेड़ियों का आतंक बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन खौफ का दौर उस समय शुरू हुआ जब ये भेड़िए आदमखोर होकर बच्चों का शिकार करने लगे। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भेड़ियों ने बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इसे लेकर जंगल विभाग के एक्सपर्ट्स का मानना है इंसानों पर भेड़िए
के हमले की घटनाएं अक्सर आसानी से मिलने वाले भोजन की तलाश में शुरू होती हैं, खासकर उस समय जब मादा भेड़िया गर्भवती होती है, उसने बच्चे को जन्म दिया होता है। ऐसे दिनों में मादा भेड़िया और उसके बच्चे शिकार नहीं कर पाते, इसलिए नर भेड़िया भोजन की तलाश में निकलता है। इस स्थिति में नर भेड़िया ऐसा शिकार करना पसंद करता है जो कम मेहनत और आसानी से हो जाए। इसमें दूसरे जानवरों के शिकार की तुलना में इंसानों के बच्चे कमजोर होते हैं और उनका शिकार करना नर भेड़िए के लिए आसान हो जाता है। एक बार जब शिकार को मार दिया जाता है तो नर भेड़िया अपनी क्षमता से 2 गुना यानी सामान्य से 2 गुना खाना खाता है और मांद में लौटकर आधा पचा हुआ भोजन मादा भेड़िया और बच्चों के लिए उगल देता है। भेड़ियों की इसी आदत के चलते उस दौर में एक के बाद एक बच्चों के शिकार की घटनाएं होने लगी। उस दौर में भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए इसी तरह के पिंजरे लगाए गए ताकि उन्हें जिंदा पकड़ा जा सके, लेकिन ये तरीका अब बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा। पिंजरे हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है अलग जगहों पर ताकि जहां पे भेड़िए आ सकते हैं, लिहाजा रात भर जो है इन पिंजरों को उन इलाकों में लगाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जहां जहां मूवमेंट हो रही है उधर उधर उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। पहले इस इलाके में जो हरबख्शपुर इलाका है यहाँ पे मूवमेंट था, पूरा ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि 3-4 दिन से लगातार यहाँ पिंजरा रखा गया, यहाँ मूवमेंट की गई, लेकिन यहाँ जो है भेड़िया इस पिंजरे में नहीं फंसा, लिहाजा इसको यहाँ से अब शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे इलाके में। और ये देखिए जो टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है, वन विभाग के कर्मचारी जो है वो पहुंचे हुए हैं और इस पिंजरे को यहाँ से अब मूव किया जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि जिस इलाके में मूवमेंट भेड़ियों की होगी उस इलाके में अब इसको लगाया जाएगा। भेड़ियों का आतंक रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार जब भेड़िया इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1996 में जंगल विभाग के एक्सपर्ट्स ने हमले के बाद भेड़ियों के अटैक पैटर्न पर एक रिसर्च की तो उसमें यह बात सामने आई कि हमले के बाद चोट की जगह मिले भेड़ियों की लार के डीएनए सैंपल और चोटों के पैटर्न ने खुलासा किया कि जब एक बार भेड़िया इंसानों पर हमला करता है तो वो इसे एक आदत बना लेता है। इसीलिए इस आदत से भेड़िए को रोकना बहुत जरूरी है। इसमें इंसान और भेड़िए दोनों की भलाई है, वरना भेड़ियों का अंत करना एक मजबूरी बन चुकी है। बहराइच से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। भारत के बंटवारे को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज आपको भारत के बंटवारे से जुड़े उन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूं जिनकी जिंदगी भारत के बंटवारे के बाद बर्बाद हो गई। ये वो लोग हैं जिनकी भारत के बंटवारे में अहम भूमिका थी और ये सारे लोग तड़प तड़प कर मरे। ये 4 लोग कौन थे? इनमें एक नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। जिन्ना भारत के बंटवारे और पाकिस्तान की जिद पर अड़ गए थे। जिन्ना की वजह से ही पाकिस्तान बना। दूसरा नाम है चौधरी रहमत अली का। चौधरी रहमत अली ने ही सबसे पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये भाई साहब भी तड़प तड़प कर मरे। तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत के बंटवारे का आखिरी प्लान तैयार किया। और चौथा नाम है लियाकत अली, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ये वो 4 लोग हैं जिनकी भारत के बंटवारे में सबसे बड़ी भूमिका थी। लेकिन भारत का बंटवारा होने के बाद और पाकिस्तान बनने के बाद इन सभी लोगों का बहुत बुरा अंजाम है। इन सभी की बहुत दर्दनाक मौत हुई। किसी को बम से उड़ा दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, कोई सड़क पर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मर गया। भारत के बंटवारे और पाकिस्तान बनने के लिए अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 को हुआ और वो ब्रिटेन से पढ़ाई करके भारत लौटे। 1930 आते आते भारत में मुस्लिम देश की मांग तेज होने लगी थी। मुस्लिम लीग लगातार अलग मुस्लिम देश की मांग कर रही थी। साल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ। 1940 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश का प्रस्ताव रखा। जिन्ना के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुस्लिम देश की जिद पर अड़ गए। जिन्ना ने यह भी कहा था कि अगर माचिस की डिबिया जितना पाकिस्तान भी मिलेगा तो वो उसे स्वीकार कर ले। इसी से आप सोच सकते हैं कि जिन्ना अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान को बनाने के लिए कितने डेस्परेट थे। वो हर कीमत पर भारत का बस बंटवारा चाहते थे ताकि पाकिस्तान बन जाए, चाहे माचिस की डिबिया भर हिस्सा मिले। जिन्ना की यह जिद पूरी भी हुई और भारत के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की हालत क्या हुई यह भी सुनिए।
जिन्ना के साथ पाकिस्तान में ऐसा सलूक हुआ जिससे जिन्ना की तड़प तड़प कर मौत हुई। मोहम्मद अली जिन्ना को सिगरेट पीने की लत थी। जिन्ना 30 साल से चेन स्मोकर थे। दिन में 50-50 सिगरेट पीते थे। जिन्ना को ब्रिटिश ब्रांड क्रैवन की सिगरेट बहुत पसंद थी। सिगरेट के अलावा जिन्ना क्यूबा का सिगार भी पीते थे। इतनी ज्यादा स्मोकिंग की वजह से जिन्ना को टीबी हो गया, टीबी की बीमारी। और जून 1948 आते आते जिन्ना की सेहत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। हालत यह हो गई कि अगस्त 1948 में जिन्ना का वजन घटकर मात्र 36 किलो रह गया। उस समय जिन्ना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पाकिस्तान के क्वेटा में थे। जिन्ना का इलाज करने वाले डॉक्टर ने जिन्ना की बहन फातिमा से कहा कि जिन्ना बस कुछ दिन के मेहमान हैं। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को पाकिस्तान के क्वेटा से कराची ले जाया गया। एयरपोर्ट से जिन्ना को आर्मी एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए ले जाया गया। एम्बुलेंस बहुत धीमी चल रही थी और 6 किलोमीटर बाद ही धक्का खाते हुए एम्बुलेंस अचानक रुक गई। एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और एम्बुलेंस के अंदर जिन्ना की हालत खराब हो रही थी। जिन्ना के चेहरे पर मक्खियां भिन-भिना रही थी। जिन्ना एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। वहीं सड़क पर बंद एम्बुलेंस में जिन्ना को 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 1 घंटे के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और उससे जिन्ना को गवर्नर जनरल हक के हाउस ले जाया गया। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह पाए और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। सोचिए, जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनवाया, उसी पाकिस्तान की सड़क पर जिन्ना तड़पता रहा और कुछ घंटे के बाद मर गया। यह था पाकिस्तान बनवाने वाले और भारत का बंटवारा करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिन्ना की दर्दनाक मौत का किस्सा। लेकिन वो अकेले नहीं। भारत के बंटवारे में जिन्ना के साथ ही लियाकत अली की भी भूमिका थी, क्योंकि लियाकत अली मुसलमानों के लिए, अलग मुस्लिम देश के लिए लगातार मुसलमानों को भड़का रहे। लियाकत अली 1923 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कम ही समय में जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता बन गए। 1930 तक जिन्ना और लियाकत अली एक दूसरे के भरोसेमंद हो चुके थे। 1933 में लियाकत अली ही जिन्ना को लंदन से भारत लाए और जिन्ना से कहा था कि वो भारत के मुसलमानों का नेतृत्व करें। जिन्ना ने ही लियाकत अली खान को बंटवारे के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन लियाकत अली के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई। लियाकत अली खान की नीतियों से पाकिस्तान के कट्टरपंथी नाराज होने लगे। लियाकत अली पाकिस्तान के संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते थे। इससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी लियाकत अली के खिलाफ हो गए। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली रावलपिंडी में मुस्लिम लीग की बैठक में पहुंचे। लियाकत अली ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभा में मौजूद एक शख्स ने गोली चला दी। लियाकत अली के सीने में 3 गोलियां मारी गईं और वो वहीं मर गए। सुरक्षा कर्मियों ने वहीं पर हमलावर को भी मार गिराया। हमलावर की पहचान अफगान नागरिक सईद अकबर के तौर पर। यानी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की इस तरह से सबके सामने स्टेज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और लियाकत अली खान के आखिरी शब्द थे, बिरादरान मिल्लत, और उसके बाद गोलियां चल जाती। सुनिए एक बार। यानी जिन्ना के बाद लियाकत अली वो दूसरे शख्स थे जिनकी मौत तड़प तड़प कर। और बनवाओ पाकिस्तान। आजादी से पहले मुस्लिम देश की डिमांड को हवा देने वालों में एक नाम चौधरी रहमत अली का भी है। चौधरी रहमत अली ने जिन्ना से भी पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया था। 1897 में पंजाब में पैदा हुए चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान ही रहमत अली ने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था। साल 1933 में रहमत अली ने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था जिसका नाम था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। इसी पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान का पहली बार जिक्र किया था। 4 पन्नों के इस पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान कैसे बनेगा, उसका नक्शा कैसा होगा, यह सब बता दिया था। यह वही मैप है जो रहमत अली ने बनाया था। रहमत अली ने लिख दिया था कि भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, असम, हैदराबाद को मिलाकर एक देश बनाया जाए और इसका नाम पाकिस्तान यानी पवित्र भूमि होना चाहिए। 1934 में रहमत अली ने यह प्रस्ताव जिन्ना को भी दिया, लेकिन तब जिन्ना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। बाद में जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश की मांग की और उसे पाकिस्तान नाम दिया गया।
पाकिस्तान की अवधारणा देने वाले चौधरी रहमत अली की भी भारत के बंटवारे के बाद बड़ी दुर्गति हुई, बड़ी गंदी मौत हुई। भारत विभाजन और पाकिस्तान के गठन के समय रहमत अली ब्रिटेन में थे। रहमत अली की आत्मकथा रहमत अली बायोग्राफी में लिखा है कि 14 अगस्त 1947 की रात रहमत अली कैम्ब्रिज में अपने घर में अकेले बैठे थे। रहमत अली जो पाकिस्तान बन रहा था उससे खुश नहीं थे। रहमत अली ने जो कल्पना की थी पाकिस्तान उससे छोटा बन रहा था। अप्रैल 1948 में रहमत अली ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। 6 अप्रैल को ब्रिटेन में अपना घर बेच दिया रहमत अली ने और पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में रहमत अली लगातार जिन्ना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। रहमत अली ने जिन्ना को कायदे आजम की जगह गद्दारे आजम कहना शुरू किया। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बहुत नाराज हो गए। अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने रहमत अली की सारी संपत्ति छीन ली। रहमत अली को पाकिस्तान से बोरिया बिस्तरा बंद कर निकल जाने का आदेश जारी किया। रहमत अली पाकिस्तान से खाली हाथ निकल आए और वापस ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में रहमत अली की आर्थिक हालत खराब थी। वो कर्ज लेकर गुजारा कर रहे थे। कर्जदारों से बचने के लिए रहमत अली ने खुद को दिवालिया घोषित करवा दिया। रहमत अली बीमार हो गए, हमेशा खांसते रहते थे। इसी बीमारी से 3 फरवरी 1951 को रहमत अली की अस्पताल में दर्दनाक मौत हो। कई दिनों तक रहमत अली की लाश अस्पताल में पड़ी रही। रहमत अली के साथ कोई नहीं रहता था, कोई दफनाने वाला नहीं था रहमत अली को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने 20 फरवरी 1951 को आखिरकार रहमत अली को दफनाया। यह थी तीसरी कहानी उस शख्स की जिसने पाकिस्तान बनवाया। वो भी सोचिए कैसी मौत मरा। यह हाल था उस इंसान का जिसने सबसे पहली बार पाकिस्तान की थ्योरी पेश की थी, पाकिस्तान का नाम दिया था, लेकिन बंटवारे के बाद तन्हाई में तड़प तड़प कर अकेले मरा। भारत विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन की भी भूमिका थी। उनकी मौत भी बड़ी भयानक तरीके से हुई। 27 अगस्त 1979 में लॉर्ड माउंटबेटन आयरलैंड में थे। आयरलैंड की स्लिगो काउंटी में छुट्टी बिता रहे थे। माउंटबेटन शैडो नाम की नाव से फिशिंग कर रहे थे। माउंटबेटन का परिवार भी नाव में मौजूद था। बोट जैसे ही पानी में आगे बढ़ी तभी धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि नाव के परखच्चे उड़ गए। माउंटबेटन की नाव में 22 किलो विस्फोटक रखा था। धमाके में माउंटबेटन और उनकी बेटी और पोतों की मौत हो गई। ब्लास्ट की जिम्मेदारी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ली। आयरलैंड में ब्रिटेन के दखल से आयरे नाराज था। आयरे ब्रिटेन को सबक सिखाना चाहता था। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने माउंटबेटन की हत्या करवाई। यानी वो 4 लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सोच रखी, पाकिस्तान बनाया, भारत के टुकड़े किए, वो चारों लोग तड़प तड़प कर मरे। पाठशाला में अब अगली क्लास। किसने कह दिया कि बाबा बागेश्वर नीम करोली बाबा के अवतार हैं? वो बच्चा जिसने बागेश्वर बाबा के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। जरा ये चैप्टर देखिए। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया में रामकथा कर रहे थे। वहां से जैसे ही लौट कर आए उसके कुछ दिन बाद फिजी रवाना हो गए। आप देखिए कि फिजी में बाबा बागेश्वर को लेकर क्या माहौल है। बाबा बागेश्वर को देखने, उनसे मिलने और रामकथा सुनने के लिए कितनी भीड़ पहुंच रही है विदेशों में, और वहां के आयोजकों को पूरा स्टेडियम बुक करना पड़ रहा है। ये फिजी की तस्वीर दिखा रहा हूं भाई, पूरा स्टेडियम बुक है। बाबा बागेश्वर ने भी सनातन का ऐसा माहौल बनाया कि स्टेडियम में बैठे लोग गदगद हैं। फिजी में बाबा बागेश्वर का क्रेज देखने के लिए वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विलियम गावोका भी दरबार में पहुंच गए। यहां अपने दिव्य दरबार की शुरुआत बाबा बागेश्वर ने भारत के राष्ट्रगान से की, ताकि विदेश में रहने वाले लोग भारत की महानता और सनातन की महिमा दोनों के बारे में समझ सकें। यह है बाबा बागेश्वर का रौला इस वक्त, और वो सनातन का रौला स्थापित कर रहे हैं। दुनिया भर में जा रहे हैं। ब्रिटेन में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, फिजी में देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बगल में खड़े हैं। वो देखने आए हैं कि कौन ऐसे बाबा आ गए भाई की पूरी भीड़ पहुंच गई, हजारों लाखों लोगों। फिजी के दरबार में बाबा बागेश्वर की मुलाकात उस आदमी से भी हो गई जो बागेश्वर धाम की शक्तियों को बहुत हल्के में ले रहा। इसलिए दरबार की शुरुआत में ही बाबा ने इस आदमी को अपने पास बुला लिया। इसके बाद दरबार में जो हुआ वो देखिए। उसके बाद आपको बताता हूं कि बागेश्वर बाबा का पर्चा खोला तो क्या क्या। आइए अगला आइए भाई साहब, आइए 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 बॉस, आइए आइए आइए। जय जय सीताराम है। अरे तुम कहाँ पाँव पर रहे, तुम ना पढ़ो। कहाँ से आना हुआ है? अच्छा नंदी से ही हो तो ठीक है। फिर पहली बार आए हो, क्यों दिमाग लगा रहे थे? नक्कटा, तुम क्या जानते हो, हमें पता नहीं चलता। माई वाई फाई वेरी हाई फाई। और बल्कि इन्होंने समझाया भी था।
हाँ, इसीलिए तो हमने इन्हीं को बुलाया। तुम लोगों की जब घर पे चर्चा हो रही थी कि अगर रियल है, बाबा है, बालाजी सरकार है, ये हनुमान जी का दूत है, तो हम भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, ऐसा कहा था इसने, तो ये बाबा हमको बुलाएगा। ठटरी के बारे तुम क्या समझते हो? माई बाई फाई वेरी हाई फाई। नांदी में कहाँ रहते हैं? सलोरी, सलोबी, गजब नाम है। बी की जगह सलोनी रख देते हैं। बाबा बागेश्वर की महिमा देखकर इस आदमी की सारी गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन उसके बाद बाबा ने जब इसका पर्चा खोला तो यह हैरान रह गया। बाबा बागेश्वर ने बिना पूछे इसके मन के सारे सवालों के जवाब दिए। जरा ये हिस्सा भी देखिए, उसके बाद बताता हूं कि और क्या क्या कमाल हुआ वहां। तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे? जी। अगर ना बुलाते तो हम फेल हो जाते, नहीं? फिर हमने बोला कि जिसको हमसे ज्यादा जरूरत हो उसका। पूछो क्या समाधान? हमारे घर पे आजी हमारे थोड़े बीमार है, आजी 8 साल से कटे पे पैरालाइज्ड। हाँ, खून जम गया ना, ब्लड क्लॉटिंग हुई ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, आ गया उनका। और पूछें। और हमारे 10 साल हो गए शादी को। संतान की अर्जी? जी। ये किसकी? हमारी। तो काहे नहीं बोल रहे? 3 विषय आए, एक और पूछो। बस इतना ही, आपसे मिलना था, इतना तो बहुत है। ओहो, चलो पहले नर्वस ना हो, धैर्य रखो। हमने लिखा आशीर्वाद लेने आए, संतान की अर्जी लेकर के आए, रुकावट लगा, अप्रसन्नता लगातार रहती है, काम भी तेज गति के साथ होंगे। बालाजी की कृपा से 2026 से 28 तक तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी, पुत्र योग बनेगा। आजी को ब्लड क्लॉटिंग है, सिर में खून जम गया है, चलने में समस्या बनी, शरीर शिथिल है। दरबार में बाबा बागेश्वर को इस बात का भी पता चला कि फिजी में बहुत से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस बात को सुनकर बाबा बागेश्वर बहुत दुखी हुए और उन्हें गुस्सा भी आया। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने फिजी में रहने वाले हिंदुओं को ऐसा अल्टीमेटम दिया कि आने वाले दिनों में शायद ऐसी घटना ना हो। बाबा बागेश्वर ने फिजी के लोगों से क्या कहा, यह सुनिए। इसके बाद आपको बताता हूं कि स्टेडियम में ऐसी क्या घटना हो गई कि हर कोई हैरान। कल हमारे बच्चे हमको बता रहे थे वो माता जी यहाँ होगी भी, तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो खड़ी ना हो, पर हमको बहुत कष्ट हुआ कल सुन करके। रात को एक कोई बूढ़ी माता जी यहाँ आई थी और उन्होंने हमारे सेवादारों को बताया कि उनके 2 बेटे हों, दोनों मुसलमान बन गए, स्कूल में पढ़ने गए और दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। और हाल ये है, वो माँ रो रही थी, रोते हुए कह रही थी कि अब बच्चे प्रसाद नहीं लेते घर पर। और फिलहाल हम एक छोटे